बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पे राहुल गांधी जी, मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, शकील साहब, राजेश राम जी, हमारे साथ आए हुए मनोज झा जी, संजय यादव जी, महागठबंधन के यहाँ नेता, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आयोजनकर्ता और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से तेजस्वी पैर छू के प्रणाम करता है, माताएं बहनों को यहीं से प्रणाम करता है और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, ये जो मंच है और जो आयोजनकर्ता इनके हैं, असली मोटिव है संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा हो रही है। यानी लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो बैक बेंच ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो परिवार है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस बारे में जो है ये चर्चा की जा रही है। और हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, बाबू जगदेव जी हों, लोहिया जी हों। लोहिया जी तो कहते रहते थे, छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कैसे छीनना चाह रहा है? वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि जगदेव बाबू क्या कहते थे, उनका नारा था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रह करके प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया। और मुझे गर्व है कि हम लालू जी के पुत्र हैं। 90 में जिस हालात में लालू जी को बिहार मिला था, जो भेदभाव था, छुआछूत था, आज किसी माई के लाल में दम नहीं कि उंगली दिखा करके भी बात कर सके। लालू जी ने क्या किया? किसी के खिलाफ नहीं, लालू जी ने बस वही किया कि तावा पे एक तरफ रोटी सदियों से जल रहा था, लालू जी ने उसको पलट दिया। और इसके लिए लालू जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, कि मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा। आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी ने बीपी मंडल लागू करवाया। बीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू किया, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस समय बीपी मंडल कमीशन जो है, उसकी सिफारिशें जो है लागू की गई। तो भाजपा वाला लोग कमंडल ले आया। जब भाजपा वाला कमंडल लाया तो लालू जी भी आडवाणी जी को सही जगह जेल में, बिहार में रखवाएं। तो आप लोग जान रहे, लालू जी गाली खाएं, जेल गए, लोगों ने दुष्प्रचार किया। लेकिन आज भाजपा की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। ये लालू जी की देन है। तो हम तो अपने चाचा को बोलना चाहते हैं, नीतीश जी को, आज वो मुख्यमंत्री है तो वो लालू जी के संघर्षों के वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे, लालू जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज तक भाजपा के सामने नहीं झुकी है। चाहे कितने भी जुल्म ढाए गए हों, कितना भी सताया गया हो, हमारे 11 लोग हैं, हमारे परिवार में 11 से बढ़ के जो नए रिश्तेदार भी बने, जो मेरे बहन के इन लॉज भी थे, सास ससुर भी थे, उन पे भी मुकदमा कराया गया। और जब मेरा मूछ नहीं आया था तब बोला गया कि हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में बैठ करके। हमारी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई थी जब हम राजनीति में आए थे तो। लेकिन ये लोग भूल गए कि लालू जी का खून है मेरे अंदर। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़कवा डरा जाएगा। अरे लड़ने वाले आज वही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे। ये सामाजिक न्याय की ताकत है कि कर्पूरी जी को भी उन्हीं के हाथों भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है सामाजिक न्याय, बहुजनों की शक्ति। इसलिए भैया लोग एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा। अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा। क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। और हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण जो है बढ़ाया था, और कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लालू जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी की सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण 17 महीने में, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, 75% किया गया, 65% और 10% EWS और बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों का बढ़ाया गया। अगर सरकार बनाइएगा तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं 4-5% लागू हुई है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू करने का काम करें। और यही नहीं, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज जितनी नौकरियां तेजस्वी ने जो दिलाई, 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां जो मिल रहा है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें नौकरी में आरक्षण अभी लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी मांग थी शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में आरक्षण को डाला जाए, ताकि हम लोग का संविधान आरक्षण जो है सुरक्षित रहे, तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन भाजपा के लोगों ने नहीं किया। और हमारे चाचा देखिए क्या हालत हो गई है, किस स्थिति में आ गए हैं। इतना बार पलटी मारे कि चकड़िया गया है उनका दिमाग। अब हमको बोलने में ठीक नहीं लगता, अब उम्र भी हो गई है उनकी। हमारी पूरी संवेदना है, हमारा पूरा उनके ऊपर रिस्पेक्ट है, लेकिन चाचा तो फंस गए, हाईजैक हो गए हैं। एक हाथ मोदी जी के हाथ में डोर है, एक डोर दूसरा हाथ वाला अमित शाह के हाथ में है। जैसे जैसे करा रहा है वैसे वैसे चाचा करा रहे हैं। अरे नीतीश जी को कभी देखा था कि मोदी जी का पैर जा करके छू रहे हैं? नीतीश कुमार वो वाले नीतीश जी नहीं रहे जो थाली खींच लिया था। अब तो जैसा जैसा डोर है भैया, दिल्ली से रिमोट से चल रहे हैं। अब उनका देख लीजिएगा, अंतिम ही चुनाव होगा और उनको बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाने जा रहा। बेचारे फंस गए। लेकिन अब बिहार बदलाव करेगा। 20 साल पुराना खटारा सरकार लोगों ने देख लिया। अब तेज रफ्तार से, तेजी से बिहार को आगे ले जाना है और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोगों को करने का काम करना है। 94 लाख बिहार में परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है। उन परिवारों के लिए हम लोग
2 लाख वाला जो है योजना लाएंगे, हर एक परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दिलाने का काम करेंगे, ताकि गरीबी से उभर सके, एक मौका जो है उन लोगों को जो है मिल सके। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा वाला लोग जिसको सामाजिक न्याय का क नहीं पता है, कुछ लोग वही हम लोगों को पढ़ा रहे कि सामाजिक न्याय क्या होता है। हम लोगों को पढ़ाने की जरूरत है सामाजिक न्याय। कितना लोग अपना झेलता है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी जी को, कि इस मुद्दे को लगातार जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 2019 में हम लोगों ने यात्रा निकाला था, 2019 में चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने। क्या यात्रा था? संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। आज जरूरत उसी की है और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों के साथ न्याय करेंगे। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद तेजस्वी जी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और अब मैं उस न्याय योद्धा को बुलाना चाहता हूं जिसका आप पिछले 6 घंटे से लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो देश के कोने कोने में दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है। और एक शायर ने कहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। स्टेज पर इंडिया अलायंस के सारे नेता, स्टेज पे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, सिविल सोसाइटी से जो आए हैं, और भाइयों और बहनों, आप सबका मैं दिल से यहां स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले अच्छा बोलने तो दीजिए। कुछ दिन पहले हमने बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा शुरू की। ये काफी लंबी कहानी है, क्योंकि कुछ सालों से हमें शक हो रहा था और पूरे देश को शक हो रहा था कि इलेक्शन के सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ है। लोग कहते थे ईवीएम की बात होती थी, आरएसएस के संगठन की बात होती थी, मगर एक बात दिखने को मिलती थी कि बाकी पार्टियों को एंटी इनकम्बेंसी हो जाती थी, मगर बीजेपी के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती थी। बीजेपी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक के बाद एक चुनाव जीती जाती थी। तो अजीब सा लगता था, मगर हम खुलकर नहीं कह सकते थे क्योंकि सबूत नहीं था। महाराष्ट्र में हमें सबूत मिला। सबूत क्या था? लोकसभा का चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। 4 महीने बाद उसी प्रदेश में, उसी महाराष्ट्र में वही पार्टियां लड़ती हैं। हमारा गठबंधन बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ लड़ता है
हमारे गठबंधन का एक भी वोट कम नहीं होता। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले, मगर बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। अजीब सी बात है। हमने देखा, पता लगाया, लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, 1 करोड़ नए वोटर इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में डाले। $45 लाख लिस्ट में और बाकी वोटिंग बढ़ी। सारे के सारे जो वोटर नए वोटर थे, सारे के सारों ने बीजेपी को वोट दिया। और जहां भी नए वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया वहां बीजेपी ने चुनाव जीता। हम गए इलेक्शन कमीशन से, हमने पूछा बताइए कौन है ये लोग, ये नए वोटर जो हैं, ये टर्नआउट जो बड़ा है, ये कौन है, हमें इनके नाम दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए। कहते नहीं देंगे। फिर हमने उनसे कहा देखिए इतना वोट पड़ा है, इतना टर्नआउट बढ़ा है, 5:30 बजे के बाद इतने वोट गिरे हैं, हमें आप कैमरा दिखाइए, वीडियो कैमरा दिखाइए, वीडियो फीड दिखाइए। कहते नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। फिर क्या करते हैं, कानून बदल देते हैं और 45 दिन के अंदर वीडियो फीड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमने कर्नाटक में अपनी टीम से कहा कि देखिए आप एक लोकसभा चुनिए और उसमें गहराई से देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके हर पेज को देखिए और बताइए यहां पे हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देती, तो 8-10 फुट ऊंची बोरी कागजों की, 200-300 किलो की, हमारे 40 लड़कों ने 4 महीने 16 घंटे काम किया। वोटर लिस्ट में एक फोटो को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया, एक एड्रेस को बाकी एड्रेसेस से मिलाया और सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि 7 सीटें हैं बेंगलोर सेंट्रल में, 6 कांग्रेस पार्टी जीतती है। 7वीं सीट में एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर, 1 लाख। और जहां फर्जी वोटर थे, जिस असेंबली में फर्जी वोटर थे, वहां बीजेपी जीतती है। वो सारे के सारे 1 लाख जो वोट थे, उसके कारण बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीत गई। मैंने प्रेजेंटेशन किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? ठीक है। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो, तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, हमारा जो काम है ना,
मेरा जो काम है, मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर मैंने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो फिर मन बना लिया। और दूसरी चीज, मैं सुपरफिशियल बात नहीं करता हूं, मैं गहराई से चीजों को समझकर काम करता हूं। अब आप एक बात समझिए और सुनिए। जब वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट एक मिलेगा। माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और यह हम नहीं सहेंगे, यह हम नहीं होने देंगे। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और जो मीडिया वाले मित्र हैं, इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं गहराई में जाता हूं। हमने जो काम माधवपुरा में किया है, उसको हम आने वाले समय में, माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं 2-3 बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई शुरू कहां हुई थी? चंपारण में ही तो हुई थी, वहीं तो हुई थी। अब इसका लक्ष्य क्या है? ये वोट चोर और संविधान को मिटाना, खत्म क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी जी ने बात की, देखिए हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। मतलब इस देश में अगर एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है तो भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। और जब हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, और इस बात को पहले मैं इतनी गहराई से नहीं समझता था जितनी आज मैं समझता हूं, जब हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को देखते हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन चुन लो, कॉर्पोरेट इंडिया देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, मीडिया देख लो, बॉलीवुड देख लो,
जहां भी आप देखोगे वहां पर आपको दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी वर्ग नहीं मिलेगा। आप लिस्ट निकालो, अंबानी अदानी की बात होती है, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, हर इंडस्ट्री में, एयरपोर्ट, जमीन, सोलर पावर, विंड पावर, पेट्रोल, डीजल, सब में इनके नाम सुनाई देते हैं। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने मालिक हैं? मतलब हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी में 90% तो है ही नहीं, 90% है ही नहीं। आप जाते हो प्राइवेट अस्पताल में, जाते हो, सरकार का काम आपके स्वास्थ्य और शिक्षा का देखभाल करने का होता है। ये बिजनेसमैन का काम नहीं होता है, ये सरकार का काम होता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारा नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, इसकी रक्षा, इसकी प्रोटेक्शन, इसके स्वास्थ्य की प्रोटेक्शन हमें करनी है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि अगर हिंदुस्तान का कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे मतलब 6, 10, 15 लाख रुपए का बिल दे दो। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। नहीं, वो देखिए, मगर मैं उससे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा दो। अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया, शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के। फिर मुझे बताओ उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया आप 2% हो, बात वहां खत्म हो जाए, मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। आप 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे, सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो, मुझे नाम बताओ। मैं देखिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो, छोड़ो अति पिछड़ा छोड़ो, दलित बता दो, पिछड़ा बता दो। नहीं है तो कॉर्पोरेट इंडिया उधर नहीं हो, आप मीडिया में नहीं हो,
अच्छा, बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पे नाम बता दो एक, वहां बता दो। है ही नहीं, बहुत कम, क्या है ही नहीं। तो इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत होगी। सबसे पहली चीज नेशनल लेवल पर जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी इतनी भागीदारी है इस देश में। और तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से किया है, सवाल पब्लिक से पूछ के हमने लिए हैं। दलित एसोसिएशन से हमने पूछकर उनसे कहा कि भैया आप बताओ हमें क्या पूछना चाहिए। ईबीसी एसोसिएशन से हमने पूछकर भैया आप बताओ हमें सवाल कौन से पूछने चाहिए। तो एक सेकंड, दूसरी बात, जो ये 50% की दीवार है रिजर्वेशन की, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, इसको तो हम चूरा चूरा करके फेंक देंगे उठा के। और ये देखिए, ये पहले 2 कदम हैं। आप ये मत सोचिए कि इसके बाद हम बात छोड़ देंगे। ये जाति जनगणना से हमें एक विकास का एक नया मॉडल मिलेगा, वो शुरुआत होगी। मगर हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए, सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मतलब नफरत नहीं, प्यार से, बिना नफरत, बिना हिंसा, सबको लेकर देश की जो पूरी शक्ति है, जो देश के हर लोग में, हर व्यक्ति में है, उस पूरी शक्ति का हमें प्रयोग कर कर देश को आगे ले जाना है। मगर यह सब नहीं हो सकता अगर ये लोग वोट चोरी कर लेंगे। इसीलिए हम वोट अधिकार यात्रा यहां शुरू की और आपने हमें इतनी मदद की। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी पूरी एनर्जी इस यात्रा में डाली। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी, इस सभागार में एक ऑटो ड्राइवर मौजूद है जिसका नाम है पंकज कुमार। पंकज कुमार ऑटो ड्राइवर, जिसके ऑटो में आपने दिल्ली में यात्रा की थी। पंकज कुमार जी स्टेज पे आए। पंकज कुमार जी, जिनके ऑटो में राहुल जी ने दिल्ली में यात्रा की थी, वो माननीय राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। पिपरा कोठी गांव के रहने वाले हैं, अपने ओबीसी समाज से आते हैं। ऑटो ड्राइवर पंकज कुमार जी, उसको कुछ बोलना होगा तो दे देना, अगर ये कर रहा है माइक। पंकज जी, हेलो। हाँ पंकज जी, अगर बोलना चाहते हैं आप इधर आ जाएं। पंकज जी, साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस प्रोग्राम में आए, हमारे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। चोरों का सरदार कौन, चोरों का आयोग कौन, संविधान को ठोकर मारे हक की चोरी करता कौन, दिन के उजाले में वोट चोरी करता कौन, जिंदा लोगों को लिस्ट में मरा हुआ दिखाता कौन, हर सीने में दावे साफ उबल रहा है बस ये शोर। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी 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 चोर चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। महंगाई खंजर पीठ पे घोंपा किसने, बेरोजगारी की बर्बादी देश में थोपी किसने, देश में नफरत के बीज
युवा का भविष्य आखिर यूं बर्बाद किया किसने? अरे वोट छोड़ के दिन हुए पूरे, अब ना चल पाएगा जो। वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी गद्दी गद्दी